आज व्यू 360 में, क्या रूस, चीन और अमेरिका अफगानों को अमन के लिए आपस में बातचीत पर आमादा कर पाएंगे? जो यहाँ से गए सीनियर्स, उनको देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ट्रैवल कर रहा है। पाकिस्तान में तलबा की सोच की तामीर में यूनिवर्सिटी कल्चर का कितना हाथ है? और अमरीकी माहिरीन की बड़ी आंत के कैंसर से बचाव और इलाज के लिए नई हिदायत। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक सह फरीकी मुलाकात हो रही है। इसमें अमेरिका की नुमाइंदगी अफगान मफाहमत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद कर रहे हैं। ये मुलाकात रूस की दावत पर मॉस्को, अमेरिका और चीन के दरमियान हो रही है। इन मुज़ाकरात का मकसद अफगान हुकूमत के नुमाइंदों और तालिबान को एक दूसरे से बातचीत करने पर आमादा करना है। मॉस्को में ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हो रही है जब गुज़िश्ता हफ्ते अफगान हुकूमत समेत मुख्तलिफ अफगान धड़ों को तालिबान के साथ बिठाने की कोशिश नाकाम हो गई। तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तामीर नौ के अमरीकी सरगर्मियों के निगरां इंस्पेक्टर जनरल जॉन सोप्को ने कहा है कि अफगान अमन की खातिर किसी डील के लिए दबाव तामीर नौ के लिए अहम मनसूबाबंदी को मुतासिर कर सकता है। तो जब अफगान जंग के दो अहम फरीक ही एक मेज पर बैठने को तैयार नहीं, तो अमन का हसूल कैसे मुमकिन होगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जनूबी एशियाई अमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ाकार जहांगीर खटक न्यूयॉर्क से स्काइप के जरिए मौजूद है। वेलकम टू द शो जहांगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये बताइएगा कि दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान की मुलाकात के हवाले से खासी उम्मीदें थी, मगर ना ही ये मुलाकात हुई और ना ही मुलाकात के लिए कोई अगली तारीख का जिक्र। तो ऐसे में अमेरिका, रूस और चीन किस तरह से मुख्तलिफ अफगान धड़ों को आमादा कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो अफगानिस्तान का जो अमन का अमल है, उसके दो जो बुनियादी हिस्से हैं। एक तो जाहिर है ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान के दरमियान जो बातचीत हो रही है, उसमें तो फॉरवर्ड मूवमेंट है और दो नुकात पर तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया और दो पर बातचीत चल रही है। और दूसरा नुक्ता इंट्रा अफगान डायलॉग, यानी तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत और दूसरी जो पार्टीज हैं अफगानिस्तान की, उनके दरमियान बातचीत। और वही सबसे बड़ा इस वक्त मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि तालिबान और अमेरिका दोनों तकरीबन एक पेज पर हैं जहाँ तक के दोनों के दरमियान बातचीत की बात है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा तकसीम है। देखिए, सदर अशरफ गनी ने 29 तारीख को काबुल में एक बहुत बड़ा लोहे जरगा बुलाया, जिसमें पूरे मुल्क से तकरीबन 2500 मंदूबीन आ रहे हैं। लेकिन उसमें अफगानिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियात उसका बॉयकॉट कर रही हैं। मसलन चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने उसका बॉयकॉट का ऐलान किया है। हनीफ अतमर जो कि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो नहीं आ रहे। रहमतुल्लाह नबील नहीं आ रहे। इसके अलावा अहमद वली नहीं आ रहे। इसके बहुत सारे बड़े लीडरान नहीं आ रहे। और इतनी तकसीम में अगर सदर अशरफ गनी अपनी ही मुल्क के अंदर बैठे हुए जो हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, उन अफराद को या हुकूमत में हैं, उन अफराद को बातचीत पर नहीं ला सकते, तो अफगानिस्तान के तालिबान के किस तरह बात आगे खटक साहब, ये बताइएगा कि तकसीम की बात तो आपने की, लेकिन मॉस्को में जो पिछले मुज़ाकरात हुए उसके बाद तालिबान ने एक मरतबा फिर कहा कि वो आइन में तब्दीली चाहते हैं। एक जो अहम मसला ये है कि ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा किसी भी अमन मुआहदे में कि अफगान अवाम और बिलखसूस ख़वातीन को जो 17 साल में हासिल हुई हैं शख्सी आज़ादियाँ, वो बरकरार रहें? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और इसमें मेरा ख्याल है अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। उसकी वजह यह है कि जितना भी अमन का अमल इस वक्त चल रहा है, उसमें अमेरिका लीडिंग रोल प्ले कर रहा है और उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तालिबान के साथ उनका कोई भी एग्रीमेंट होता है, चाहिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ख़वातीन के हुकूक के हवाले से और ओवरऑल इंसानी हुकूक के हवाले से भी उसके अंदर खुसूसी शिकें होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो अफगानिस्तान के अंदर जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, यानी अफगानिस्तान की हुकूमत और दूसरी पार्टीज के दरमियान जो तालिबान के साथ बातचीत के लिए तैयारी हो रही है, उसमें एक तो उन सब के अंदर इत्तेफाक और यगानत की जरूरत है और साथ साथ इस मामले पर भी उनको एक पूरा रोड मैप लाना चाहिए, क्योंकि तालिबान को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो आपके पास एक रोड मैप का होना जरूरी है और उसमें खवातीन की शमूलियत की जरूरी है। एब्सोल्युटली। आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। पाकिस्तान से अफगान अमल के सिलसिले में ताउन के लिए बड़ी तवक्कुआत रखी हैं। क्या पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर चुका है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त तक तो अपना किरदार ठीक अदा कर रहा है, कम अज़ कम जो मौजूदा अफगान अमल है और उसका मोतरफ अमरीका खुद भी है। लेकिन मेरा ख्याल है इससे पेचीदा अमल आने वाला है जब इंट्रा अफगान डायलॉग होगा, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के अंदर
जितने भी अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उनके कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज मौजूद हैं और वहीं वो मौका होगा कि जहां पर वो अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेंगे। मेरी राय में वो मुश्किल मरहला भी आने वाला है। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एक और टेस्ट केस मौजूद है। देखते हैं उसमें क्या होता है। Thank you so much, Khattak Saab, for being with us. थैंक यू। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहक़ीक़ात पर जारी होने वाली मुलर रिपोर्ट के बाद सदर ट्रंप की इम्पीचमेंट के इम्कानात पर बहस का आगाज़ हो गया है। लेकिन सदर ट्रंप का कहना है कि अगर डेमोक्रेट्स ने उनकी इम्पीचमेंट की कोशिश की तो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं वर्दा खलील से, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा, ये बताइएगा कि सदर ट्रंप ने इम्पीचमेंट की अफवाहों पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है? जी इरम, जैसे कि आपने बताया, सदर ट्रंप के मुआखज़े के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ रॉबर्ट मुलर की जारी की जाने वाली रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ है। रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित किया जा सके या कि सदर ट्रंप या उनकी इंतखाबी मुहिम के किसी जिम्मेदार ने 2016 के इंतखाबात में जीतने के लिए रूसी मुदाखलत और या रूस के साथ साजबाज की है। लेकिन उन्होंने सदर ट्रंप कि इस तहकीकात को रोकने के लिए जो उनकी कोशिश थी, उसी कोशिश के इल्ज़ाम से उनको मुकम्मल तौर पर बरीउज़्ज़िम्मा नहीं किया। सदर ट्रंप ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर इस रिपोर्ट को जवाज़ बनाकर अगर उनका मुआख़ज़ा करने की कोशिश की गई तो वो सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करेंगे। उन्होंने ये इन ख्यालात का इजहार कल 2 ट्वीट्स के जरिए किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुलर रिपोर्ट को उनसे नफरत करने वाले नाराज डेमोक्रेट्स ने लिखा, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे खिलाफ कुछ साबित ना कर सके। उनका कहना था कि बड़े जुर्म तो दूर की बात, मैंने कोई छोटा सा जुर्म भी नहीं किया। और एक बार फिर उन्होंने हिलरी क्लिंटन को जुर्म का मुर्तकिब करार दिया। उनका कहना था कि उनसे पहले कोई सदर इतना शफाफ नहीं रहा। उन्होंने मुलर रिपोर्ट में मुकम्मल ताउन किया, लेकिन ये विच हंट वो जीत चुके हैं, लिहाजा अब डेमोक्रेट्स के पास और कोई रास्ता नहीं कि वो सिर्फ कांग्रेस में जाएं और मेरे खिलाफ मुआखज़ा करें। इरम, डेमोक्रेट्स रहनुमा पहले ही सदर के मुआखज़े के हवाले से तफरीक का शिकार हैं और अब एक नई बहस का आगाज़ हो गया है क्या सुप्रीम कोर्ट सदर के मुआखज़े में मुदाखलत कर सकती है या नहीं। थैंक यू वर्दा। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां लड़ाई झगड़े और सियासी सरगर्मियां रोकने के नाम पर तकरीबन 35 सालों से तलबा यूनियन पर पाबंदी है। ऐसा नहीं कि इस अरसे के दौरान यूनिवर्सिटी से तशद्दुद या इंतहा पसंदी का कोई वाक़या रिपोर्ट ना हुआ हो। वाक़यात तो अब भी रोनुमा होते हैं, लेकिन वजूहात बदल गई हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के कल्चर और तालिब इल्मों की सोच बनाने में खुद तलबा और उनकी तंजीमों का क्या किरदार है, इस बारे में देखते हैं समन खान की रिपोर्ट। शाम के 5 बज रहे हैं। ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में स्टूडेंट सोसाइटीज के मिल बैठने का वक्त है। एक तरफ तालिबे इल्मों का कोई गिरोह संजीदा ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहा है, तो दूसरी जानिब मजाक को मौजू बनाया जा रहा है। उन्होंने पहले जो यहाँ से गए सीनियर्स, उनको देखा कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो ट्रैवल कर रहा है। लाहौर की तकरीबन तमाम मारूफ जामियात अपने मखसूस कल्चर के बाइस पहचानी जाती हैं। किसी पर आज़ाद और लिबरल का टैग लगा है तो किसी पर रवायती और कंजर्वेटिव का लेबल। तालीमी इदारों के ओहदेदारान के मुताबिक ये माहौल कोई और नहीं, वहाँ मौजूद तालिब इल्मों की अक्सरियत खुद बनाती है। अपने घरों से लेके आते हैं, वो कदरें मुख्तलिफ होती हैं, लिबास मुख्तलिफ होते हैं, सोच का अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो इसीलिए ऐसी जगहों पे पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ उनको आज़ादी हो। कदरें आज़ाद माहौल के एतबार से पहचाने जाने वाले तालीमी इदारों के तालिब इल्म ऐसी फिजा को सेहतमंद करार देते हैं। अगर मैं अपने दोस्तों से बैठ के एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे ये डर नहीं होगा कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो मेरे बारे में कुछ और समझेंगे, तो मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ, अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकती हूँ, अपनी एजुकेशन पे फोकस कर सकती हूँ। लाहौर की बेशतर निजी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में सूबे की सबसे बड़ी जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल मुख्तलिफ नजर आता है। तालिब इल्मों की तंजीमें यहाँ भी मौजूद हैं जो खुद को तुलबा की आवाज़ करार देती हैं। आजकल का मल्टीमीडिया का दौर है और ये सोशल मीडिया और इस तरह के जो है इस वक्त आप किसी पे, बल्कि आप अपने बच्चों पे और बाप बेटे को कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, किसी को जबरन कुछ नहीं है। यहाँ स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी लगने के बाद जिस सियासी जमात की तलबा तंजीम ने अपना वजूद बरकरार रखा वो इस्लामी जमीयत तलबा है। इनके मुताबिक जामिया में तालिबे इल्मों के हॉस्टल्स के मसाइल से लेकर इंतजामी अमूर की खामियां तक उनकी जानिब से आवाज़ उठाने के बाद हल की गयी।
दूसरी जानिब ये तासुर भी मौजूद है कि ऐसी तंजीमें शख्सी आज़ादी और इखलाकी इक़दार से मुतल्लिक तलबा की सोच को पाबंद बनाने की कोशिश करती हैं। अक्सर औक़ात कैंपस पर हंगामा आराई के वाक़यात के लिए भी इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, मगर तंजीम के ओहदेदार कहते हैं कि क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान का एहतसाब किया जाता है। संजीदा नोयत की गलती है और वाकई किसी ने की है तो उसको तंजीम से निकाल भी दिया जाता है। तलबा और तालबात का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, उनका ड्रेस कोड क्या होगा, कहाँ उठने की इजाज़त होगी, कहाँ बैठने की इजाज़त नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया के करने का काम है, ना कि तलबा तंजीमों के करने का काम है। बहुत से लोग तस्लीम करते हैं कि तालीमी इदारों का माहौल बेहतर बनाने में तलबा तंजीमों का किरदार अहम है, मगर जब ये तंजीमें इतनी ताकतवर हो जाएं कि इंतजामिया के इख्तियारात को भी चैलेंज करने लगे तो क्या ये मुफीद रहती हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ करें कि जो यहाँ के मरबूजा कवानीन के खिलाफ हो, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती है, लेकिन वो उस चीज़ के ऊपर होती है, उनके ख्यालात पे नहीं। तलबा तंजीमों के जरिए नौजवान इंतजामी इख्तियार का इस्तेमाल तो सीखते हैं, मगर तालीमी इदारों में इंतहा पसंदी के वाक़यात से ये सवाल भी पैदा होता है कि ये तरबियत तालिब इल्मों को किस हद तक मुफीद शहरी और बाशऊर रहनुमा बना रही है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। आप पाकिस्तान के तालीमी इदारों के कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं? तालिब इल्मों की सोच कौन मुतासिर करता है? क्या कुछ तालिब इल्मों या तलबा तंजीमों के हाथ में ताकत आने से तालिब इल्म अपने लिए बेहतर तौर पर आवाज़ उठा सकते हैं, या फिर दूसरे स्टूडेंट्स की आवाज़ इस तरह दब जाती है? बहुत से पहलू हैं इस मामले के और इन पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए खबरें पढ़ना पसंद करते हैं तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम कंटेंट बआसानी मिलेगी। आजकल बरतानिया में ब्रेक्जिट के मसले पर काफ़ी सियासी तनाव पाया जाता है। ब्रेक्जिट या यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी के हामियों का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क में तारकीन वतन के आने का सिलसिला बंद किया जाए, क्योंकि वो मकामी लोगों के रोज़गार उनसे छीन रहे हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम और वाक़यात पर नज़र रखने वाली एक तंजीम टेल मामा के मुताबिक 2016 और 17 के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात में 26% रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के एक रुकन पार्लियामेंट पाकिस्तानी निजात अनस सरवर 2016 में मुंतखब हुए थे। साकिबुल इस्लाम ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में मुसलमानों और पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और ब्रेक्जिट के मामले पर उनके ख्यालात जानने की कोशिश की है। पाकिस्तानी कम्युनिटी तो स्कॉटलैंड में इतनी बड़ी तो नहीं है, हमारी 30,000 की पॉपुलेशन होगी ग्लासगो में, मे बी 40-50,000 अक्रॉस स्कॉटलैंड। बेशक हम ब्रिटिश हों, बेशक हम वहाँ पे पैदाइश हमारी हो, मगर हमारा दिल तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कितना बड़ा किरदार था आपके एक पार्लियामेंट मेंबर बनने में? इफ़ यू लुक एट दी कंस्टिट्यूंसी जो आई रिप्रेजेंटेड जब मैं 2010 में इलेक्ट हुआ था, लोग ये सोचते हैं कि वो कंस्टिट्यूंसी होती हैं मुसलमान से बड़ी होती हैं या पाकिस्तानियों से बड़ी होती हैं, मगर ओनली 8% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एक्चुअली फ्रॉम ए मुस्लिम बैकग्राउंड और अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड। और इससे ये साबित होता है कि जो कौम है वहाँ पे, वो ये नहीं देखती कि आपका रंग क्या है, वो ये नहीं देखती कि आपका रिलीजन क्या है, वो ये देखती है कि आप काम क्या कर सकते हैं उनके लिए। मगर एट द सेम टाइम वहाँ पे रेसिज्म भी है, इस्लामोफोबिया भी है, और ये दुनिया में बढ़ रहा है और स्कॉटलैंड में भी बढ़ रहा है। तो आप एज अ पार्लियामेंट मेंबर, स्कॉटिश पार्लियामेंट मेंबर, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या कर रहे हैं? सो आई चेयर द क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन टैकलिंग इस्लामोफोबिया। हमने एक ग्रुप सेटअप किया है जो कैंपेन हम लीड कर रहे हैं अगेंस्ट एवरीडे इस्लामोफोबिया एंड एवरीडे रेसिज्म इन स्कॉटलैंड एंड अक्रॉस द यूके। और इसमें हमने 4-5 वर्क स्ट्रीम हमने शुरू की हैं। पहली तो बात ये है कि जो रिपोर्टिंग होती है, जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे हमले होते हैं, अटैक्स होते हैं, इस्लामोफोबिया अटैक्स होते हैं, हमारी जो औरतें हैं जिनके हिजाब ट्रेन स्टेशन पर या अंडरग्राउंड स्टेशन पर वो खींच लेते हैं, जो हमारे बच्चे हैं जब वो स्कूल पे जाते हैं उनको टेररिस्ट कहते हैं, उनको नाम बोलते हैं, उनके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हाउ दे कैन बेटर रिपोर्ट दोज इंसिडेंट्स टू द पुलिस। दूसरी बात ये है कि जो मीडिया है, आप हमारे जो नौजवान हैं उनको पूछ लें कि आपके क्या ख्याल है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, सब कहते हैं बढ़ रहा है। दूसरी सवाल आप पूछने कि किस वजह से वो बढ़ रहा है, वो कहते हैं या हमारे सियासतदान इस्लामोफोबिया को बढ़ा रहे हैं, हमारा मीडिया
اسلاموفوبیا کو بڑھا رہا ہے. اس لیے وی نیڈ ٹو چینج آور پالیٹکس. یہ بریکزٹ کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اسکاٹش پارلیمنٹ کا اور آپ کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں میں نے تو کیمپین کیا تھا کہ سب سے پہلے کہ اسکاٹ لینڈ یونائٹڈ کنگڈم میں رہنا چاہیے, اور دوسری کیمپین میں نے یہ کی تھی کہ یو کے کو یورپین یونین میں رہنا چاہیے, کیونکہ میری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہمیں اکٹھے مل کر برنگنگ دا ورلڈ کلوزر ٹوگیدر ان دا گلوبل ولیج. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک اور ریفرینڈم کرنا چاہیے. گو بیک ٹو دا پیپل, ask them now that you know the facts, do you still want to remain in the European Union, or do you want to leave in the European Union, and if you want to leave, on what terms you want to leave. That's the only way forward. امریکہ کے سیاسی ایوانوں میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے مسلم تنظیمیں سال بھر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں. ریاست مشیگن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد اپریل کے مہینے میں ایک دن اسٹیٹ کیپٹل میں جمع ہو کر منتخب نمائندوں سے ملاقات کرتی ہے اور مختلف مسائل پر انہیں اپنی رائے سے آگاہ کرتی ہے. اس بارے میں دیکھتے ہیں آفتاب بورکا کی یہ رپورٹ. سال کا یہ واحد دن ہے جب مشیگن کے اسٹیٹ کیپٹل کے باہر اذان کی آواز گونجتی ہے, اور یہ آواز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً 1 کروڑ آبادی کی اس ریاست میں مسلمان سیاسی اثر بھی رکھتے ہیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ سال کے ایک دن یہاں سینکڑوں کی تعداد میں آ کر منتخب نمائندوں سے ملنا نہ صرف ان کی آواز بلند کرتا ہے بلکہ ان کی نئی نسل کو بھی سیاسی عمل میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. آپ اگر چاہیں تو تبدیلی لا سکتے ہیں. اس ملک کو بہتر بنانے میں یہ نوجوان تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ ملک انہی کا ہے. اس قسم کے موقعوں سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سال ان لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے مشیگن کی نو منتخب ڈیموکریٹک گورنر گریچن وٹمر, ان کے نائب اور مشیگن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی موجود تھے. میں اس موقع پر آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ آپ کی آواز بہت طاقتور اور ضروری ہے. ایک ریسرچ ادارے انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مسلمان مشیگن کی آبادی کا تقریباً 3% حصہ ہیں, لیکن معیشت, صحت اور دیگر سرگرمیوں میں ان کی شراکت کئی زیادہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مسلم کیپٹل ڈے میں شریک ہونے والے اپنے منتخب نمائندوں کو اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی پالیسی میں مسلمانوں کی رائے بہت ضروری ہے. یہاں پر بہت ساری مختلف تنظیمیں موجود ہیں, مگر ان منتخب نمائندوں سے ملاقات کے لیے انہوں نے ان ایشوز کا انتخاب کیا ہے جو ان کے لیے سب سے اہم ہیں. انہیں احساس ہے کہ مسلم ووٹ ایک طاقتور آواز ہے اور انہیں یہ آواز سننی ہوگی. انہیں ان مسائل کے بارے میں سوچنا اور یہ جاننا ہوگا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر ان مسائل پر کام نہیں کریں گے تو مسلمان انہیں ووٹ نہ ڈال کر آفس سے نکال بھی سکتے ہیں. اسٹیٹ کیپٹل آنے والوں میں مشیگن کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ایک اقلیت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اسلام ہمیں یہ پابند کرتا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں مل جل کر رہیں اور فلاحی کام کریں. شہری کاموں میں حصہ لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے, اور ہمیں اپنی کمیونٹی کی اس معاملے میں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. مسلم کیپٹل ڈے آرگنائز کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اس ایونٹ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مشیگن میں رہنے والے مسلم نہ صرف سماجی کاموں میں آگے ہیں بلکہ سیاسی میدان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آفتاب بورکا, وائس آف امریکہ, لانسنگ, مشیگن. چلیں ادھر ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا, یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان, اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان کیا. اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اب وقت ہوا ہے ہمارے ہیلتھ سیگمنٹ کا. امریکہ میں بڑی آنت اور اس کے آخری حصے کا کینسر یعنی کولوریکٹل کینسر
عورتوں اور مردوں کے 5 بڑے کینسرز میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں بھی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اس کینسر کا خطرہ بڑھنے کا امکان ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بہتر اسکریننگز اور سگریٹ نوشی میں کمی کی وجہ سے امریکہ میں اس کینسر سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کینسر کے علاج اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی کے لیے مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں، جانتے ہیں تفصیل صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں۔ یہ این مری کی کیمو کا 10واں راؤنڈ ہے۔ وہ بڑی آنت اور اس کے آخری حصے کے کینسر یعنی کولوریکٹل سرطان کی 4تھی سٹیج پر ہیں۔ میری کیمو تھراپی کا ایک اور راؤنڈ ہے، اسے بلاسٹ کر کے رسولی کو سکیڑنے کی امید کر رہے ہیں۔ این مری کا کینسر 4 ماہ پہلے کئی بار مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد اس وقت تشخیص ہوا جب تکلیف کی وجہ سے وہ اسپتال میں داخل ہوئی۔ تب پتہ لگا کہ ان کا کینسر بڑی آنت سے پھیل کر جگر اور دوسرے اعضاء تک پھیل چکا ہے۔ امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق صرف اس سال کے دوران 1,45,000 امریکنز کو کولوریکٹل کینسر تشخیص ہونے کا امکان ہے، جبکہ یہ کینسر 50,000 اموات کا سبب بنے گا۔ اگرچہ یہ سرطان پاکستان میں اتنا عام نہیں، لیکن کھانے پینے کے بدلتے ہوئے رجحانات کے باعث ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کینسر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اور پاکستان جرنل آف میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق یہ کینسر ان کے مطالعے کے دوران 40 سال سے کم عمر لوگوں کی اکثریت یعنی 52% میں پایا گیا۔ پچھلے سال امریکن کینسر سوسائٹی نے اس کینسر کی گائیڈ لائنز بدل دیں اور اب وہ 50 سال کے بجائے 45 سال میں ہی کینسر کی تشخیص کے لیے ٹیسٹنگ تجویز کر رہے ہیں۔ این مری کے معالج ڈاکٹر بینجامن وائنبرگ کہتے ہیں کہ کچھ کولوریکٹل کینسر موروثی ہیں، جبکہ کچھ کی وجہ آنتوں کی بیماریوں کی وجہ سے دائمی سوزش ہے۔ اس پر یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ پروسیسڈ گوشت، کم ریشے والی غذا اور مغربی طرز کے کھانے بھی اس کے ہونے کی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے بچاؤ کے لیے اسکریننگ بہت ضروری ہے، جو سٹول ٹیسٹ، خون کا DNA ٹیسٹ اور کیمرے کے ذریعے معائنے سے کی جاتی ہے۔ امریکہ میں کولونوسکوپی کولوریکٹل کینسر کے لیے کیے جانے والا ایک عام ٹیسٹ ہے۔ یہ کینسر شروع ہونے سے پہلے تشخیص کرنے میں مددگار ہے، لیکن اس کی تیاری مریضوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ انہیں 1 گیلن بدمزہ محلول پینا پڑتا ہے۔ کولونوسکوپی سے ڈرے نہیں، سارے عمل کے دوران آپ سوتے رہیں گے، یہ آسان ہے۔ اور اب ہمارے پاس نئے دوسرے نسبتاً بہتر ذائقے والے محلول ہیں جن کی کم مقدار درکار ہوتی ہے اور مریض انہیں پسند کرتے ہیں۔ این مری کا مشورہ ہے اپنے جسم کی سنیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کولونوسکوپی کے لیے اصرار کریں۔ اور اب ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 سال کی عمر سے پہلے آپ کے کسی رشتہ دار کو کولن کینسر ہوا ہے تو آپ کو اپنی کولونوسکوپی اس عمر سے 10 سال پہلے کرانی چاہیے جب آپ کے متاثرہ رشتہ دار کو یہ کینسر تشخیص ہوا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اب کرکٹ کی خبر۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں اب بس 1 ماہ سے کچھ ہی زیادہ وقت رہ گیا ہے۔ امریکہ کی کرکٹ ٹیم کو تو آپ اس مرتبہ میدان میں نہیں دیکھیں گے، مگر امریکہ میں کرکٹ کے شائقین، جی ہاں، امریکہ میں بھی کرکٹ کے کچھ شائقین موجود ہیں۔ ان کے لیے خوشی کی یہ خبر ہے کہ امریکی ٹیم کو 1 ڈے انٹرنیشنل کھیلنے کا سٹیٹس 15 سال بعد دوبارہ مل گیا ہے۔ گزشتہ روز ICC ورلڈ کرکٹ لیگ ڈویژن ٹورنامنٹ 2 میں امریکی ٹیم نے ہانگ کانگ کو شکست دے کر یہ ٹائٹل حاصل کیا، جس کے بعد امریکہ کے لیے 2023 ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی راہ تھوڑی سی ہموار ہوئی ہے۔ اور امریکہ کے لیے سب سے زیادہ وکٹس کس نے لی؟ بولر علی خان نے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں 12 وکٹس لی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان میں اٹک سے ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر ضرور آئیے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔